मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किसानों तक पहुंचे। जो हमें सही खेती करनी है वो उपाय हमें पता होने चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी हो और हमें अच्छा लाभ मिल सके। इससे पहले भी मैं अपने रिसर्च फील्ड से वीडियो बना चुका हूं, आप उनको जरूर देखिए कि क्या हमें ऐसे उपाय करने चाहिए, किन चीज़ों का हमें खेती में प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब हम गेहूं की थ्रेशिंग करते हैं किसी जगह पे और वहां गेहूं का भूसा इकट्ठा हो जाता है और उस जगह पे फिर हम फसल उगाते हैं तो वो फसल पीली पड़ जाती है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। और इस खेत में गेहूं था और इस जगह पे भूसा इकट्ठा हुआ था और अब आप देख सकते हैं कि ये भूसा गेहूं का पड़ा है जहां जहां, वहां मक्के की फसल पीली हो गई है और छोटी हो गई है। ये मक्का जो हमने बुआई की थी, ये मक्के की बुआई हमने 15 जुलाई को की थी। अब आप पूरा खेत देखिए, पूरे खेत में आपको फसल अच्छी नजर आएगी, पौधे मजबूत हैं, हरे हैं, पत्तियां अच्छी चल रही हैं। लेकिन इस जगह में आप देखिए जहां ये भूसा पड़ा है, ये जो भूसा जो गेहूं का है जहां तक पड़ा है वहां पौधे देखिए छोटे रह गए और जहां भूसा ज्यादा है वहां पौधे उठ नहीं पा रहे हैं, पीले पड़ गए हैं। और ये समस्या जहां जहां ये भूसा होगा वहां रहेगी। ये पौधा बढ़ नहीं पाएगा, ये ऐसा छोटा ही रह जाएगा अगर हमने इसका कोई उपाय यहाँ पे नहीं किया। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां ये भूसा पड़ा है वहां हमारी फसल छोटी हो गई है और अब इसका क्या उपाय हो सकता है। देखिए, जहां हमारे फसल के अवशेष पड़े होते हैं, पुराने फसल के अवशेष जो सड़ नहीं पाए हैं, तो वहां ये समस्या रहती है। हमने जहां खेत में जहां हमारा गेहूं का भूसा इकट्ठा हो जाएगा या धान का पुआल इकट्ठा हो जाएगा, किसी भी दूसरे फसल का अवशेष रह जाएगा और वो सड़ नहीं पाए और हमने वहां पे अगली फसल की बुआई कर दी है, तो फसल ऐसी ही रहेगी, छोटी रहेगी। और आप समझेंगे कि हमारे खेत में पोषक तत्व नहीं है, आप फिर इसमें यूरिया डालेंगे या डीएपी डालेंगे या कोई एंजाइम डाल देंगे या कोई हार्मोन डाल देंगे या कोई दूसरा प्रोडक्ट डाल देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप इसको समझेंगे कि इसका कारण क्या है और उस कारण को आप दूर करेंगे। तो आपने ये तो देखा कि जहां जहां ये भूसा पड़ा है, दूर लाइन तक देखिए आप, इस पूरी लाइन में वहां पौधे जो हैं छोटे रह गए और जैसे ही ये भूसा खत्म होता है, आगे देखिए, तो ये फसल हमारी अच्छी होने लगती है। तो ये हमको पता चल गया कि इस पूरे पैच में, अब आप देखिए यहाँ भूसा नहीं है, ये फसल अच्छी है, उसके बगल में भूसा है, वहां बैठ गई है। अभी देखिए यहाँ भूसा है, पड़ा है, गेहूं के अवशेष पड़े हैं, ये पूरे पैच में, इससे पूरे क्षेत्र में मक्का बैठी हुई है। तो ये इसलिए होता है कि जो ये अवशेष हैं इनको सड़ाने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, खासतौर से बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको हम कहते हैं, वो होती हैं, फंगस होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, वो इसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब इसके अंदर के पोषक तत्वों को वो अपने शरीर में लेते हैं। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं या बहुत साधारण कहें तो सड़ाना कहते हैं। तो इसको सूक्ष्म जीव, खास तौर से बैक्टीरिया, इसको सड़ाने का काम करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं और इसको डिकम्पोज करके इसके अंदर के पोषक तत्व अपने शरीर में लेते हैं। बाद में वो धीरे धीरे पोषक तत्व, जब उनकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की, फंगस की, वो जमीन के अंदर वापस आ जाते हैं। तो ये सड़ाने के लिए, किसी भी सूक्ष्म जीव को डिकम्पोज करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जब ये भूसा होता है, इस भूसे के अंदर कार्बन ज्यादा होता है और नाइट्रोजन कम होती है। तो जब ये मिट्टी में पड़े रहते हैं तो प्राकृतिक रूप से मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया है ही, वो इसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं और जब इसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब इसके अंदर का जो कार्बन अपने शरीर में लेते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। जैसी संख्या बढ़ती है तो सूक्ष्म जीवों को दो पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, एक कार्बन की, दूसरी नाइट्रोजन की। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए लेकिन वो कम मात्रा में चाहिए। तो कार्बन ज्यादा चाहिए और नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। तो कार्बन तो इसके अंदर बहुत होगा लेकिन नाइट्रोजन उतना पर्याप्त नहीं है। तो अब क्या करेंगे सूक्ष्म जीव? उनकी संख्या तो बढ़ गई है कार्बन की वजह से, क्योंकि उनके सेल बनाने के लिए कार्बन चाहिए। अब संख्या तो बढ़ गई है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब उनको अपने पोषण के लिए नाइट्रोजन चाहिए और वो नाइट्रोजन इस भूसे के अंदर उतनी पर्याप्त नहीं है कि उसको, उनकी आवश्यकता को पूरी कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जीवाणु या दूसरे सूक्ष्म जीव जो भी हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हैं या फंगस है, कवक है, वो क्या करेगी? जो मिट्टी की जो नाइट्रोजन है वो लेनी शुरू कर देगी। अब सूक्ष्म जीवों को अच्छा हो गया कि कार्बन तो उनको यहाँ से मिल रहा है, फसल अवशेष से मिल रहा है, नाइट्रोजन मिट्टी से मिल रही है। तो वो जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन थी या हमने शुरू में बुआई के समय जो नाइट्रोजन दी थी, वो सारी सूक्ष्म जीवों को मिलनी शुरू हो गई। अब सूक्ष्म जीव तो क्या है, बहुत सारे हैं, ऊपर भी हैं, मिट्टी के अंदर भी हैं, हर जगह हो रहे हैं।
तो वो सारी जल्दी से ले लेंगे। अब जबकि पौधे की जड़ें तो एक निश्चित क्षेत्र में है, वो उसको नहीं ले पाएंगी। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो गई है। उसके अलावा दूसरे पोषक तत्वों की भी कमी होने लगी है, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व कहाँ जा रहे हैं, उन सूक्ष्म जीवों में जा रहे हैं, बैक्टीरिया में जा रहे हैं। तो ये समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक ये पूरा सड़ नहीं जाएगा। जब ये पूरा सड़ जाएगा तो इसका कार्बन खत्म हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर बनेगा या सूक्ष्म जीवों के शरीर में जाएगा, तब धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होगा। लेकिन तब तक पौधों का ये सीजन निकल जाएगा और उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो जो इस सड़ने का जो फायदा मिलेगा वो अगली फसल को मिलेगा, मतलब खरीफ ऋतु है तो वो रवि ऋतु में ज्यादा आएगा, इसमें उसका कम प्रभाव आएगा क्योंकि ये सड़ नहीं पाया। इसलिए कोई भी खाद है, चाहे गोबर की है, कंपोस्ट है या हमारे फसल अवशेष है, वो सड़े हुए डालने चाहिए। अगर वो सड़े हुए नहीं है तो वो इस तरह की समस्या आती है। तो आप समझ गए होंगे ये समस्या इसलिए आ रही है कि रेजिड्यू डालना अच्छी बात है, उनके उससे ऑर्गेनिक मैटर बनता है, लेकिन उसका सड़ना भी उतना ही जरूरी है समय से, क्योंकि ये सड़ा नहीं है, इस कारण से ये समस्या आ रही है। जहां जहां ये सड़ जाता है वहां ये समस्या नहीं आती, वहां फसल बहुत अच्छी होती है। तो आप कोई भी खाद अगर प्रयोग कर रहे हैं, जैविक खाद, वो अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये समस्या आप देखेंगे आपके खेत में ही आएगी। अब इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय तो देखिए ये हो सकता है, देखिए चूंकि एक छोटे क्षेत्र में है तो हम क्या कर सकते हैं, ये खुरपी से, फावड़े से हम सारा इसको हटा सकते हैं। ऊपर से जितना है उसको हम हटा दें फावड़े से। देखिए पूरा भरा पड़ा है अंदर तक, तो इसके अंदर सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पे हैं, वो पूरी नाइट्रोजन ले ले रहे हैं, तो इसको हम हटा दें। अगर ये मान लीजिए बहुत क्षेत्र में हो रहा है, चूंकि देखिए ये बहुत छोटे क्षेत्र में है तो इसको हमें खुरपी से, फावड़े से हटाना आसान है। लेकिन मान लीजिए पूरे क्षेत्र में हमारा फैला हुआ था, ये समस्या बहुत ज्यादा आएगी। तो अब इसको हम सड़ाएं। अब सड़ाने के लिए क्या हो सकता है? देखिए सड़ाने के लिए, मतलब डीकम्पोजिशन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने बताया दो चीजें बहुत जरूरी हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन तो मिल रहा है, नाइट्रोजन मिट्टी से ले ले रहे हैं। अगर हम बाहर से नाइट्रोजन इसको देते हैं तो जल्दी सड़ जाएगा। पानी मिल जाए और नाइट्रोजन मिल जाए तो ये बहुत जल्दी सड़ाएंगे। उसके अलावा कोई दूसरा पोषक तत्व मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए बारिश का मौसम है, नमी मिल रही है, अगर इसको नाइट्रोजन मिल जाए तो जल्दी सड़ेगा। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ यूरिया डालनी होगी। स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे पौधों पे नहीं करना है, हमें यूरिया का जो पहले करना है, इसको सड़ाने का काम करना है। तो अभी हम क्या करें, इसको हम पहले यूरिया नीचे डाल दें ताकि ये जल्दी से सड़े। तो जब ये सड़ेगा तो इसके अंदर की जो नाइट्रोजन है वो मिलेगी। अब जैसे ही थोड़े से पौधे बड़े होंगे तब आप इसमें यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खास तौर से जो समस्या आ रही है यूरिया की आ रही है। तो यूरिया का 2% घोल बनाइए। 2% का मतलब है 20 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में घोलिए और वहां उसको स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ये काम आपको बाद में करना है, पहला काम करना है आपको यूरिया डाल के इसमें मिला देनी है ताकि ये जल्दी से सड़े। जहां ये ज्यादा है वहां तो इसको उठा लीजिए, सारा तो नहीं उठा पाएंगे, तो आपको 3 काम करने रहेंगे। जहां ये ज्यादा भूसा हो रहा है पहले आप उसको उठाइए, बाहर कर दीजिए। दूसरा, आप इसमें यूरिया डाल दीजिए। अब यूरिया कितना डालें, अब देखिए बहुत ज्यादा रेजिड्यू हो रहा है, तो अब हम इसमें करीब 30 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ का डाल सकते हैं, 25 किलोग्राम भी डाल सकते हैं एकड़ का, 20 किलोग्राम भी डाल सकते हैं। अब ये निर्भर करता है कि हमारा कितना रेजिड्यू है। तो 25 से 30 किलोग्राम यूरिया अब आप 1 एकड़ का डाल देंगे तो ये पर्याप्त हो जाएगा इसको सड़ाने के लिए, और नमी भी मिलनी जरूरी है। उसके बाद आप इसमें फसल पे 2% यूरिया का स्प्रे कर दीजिए, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और अगली बार से ये ध्यान रखें कि ऐसे खेतों में, ऐसे पैचेस जहां हैं वहां विशेष तौर पे आप पूरा रेजिड्यू हटा दीजिए। अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो पहले से ही वहां यूरिया, बुआई से पहले ही, बुआई से 20-25 दिन पहले ही वहां यूरिया डाल दीजिए और पानी नमी रखिए ताकि वो सड़ जाए। हमारी बुआई के समय तक सड़ जाना चाहिए। तो जहां जहां रेजिड्यू कम था वहां देखिए सड़ गया, जहां ज्यादा इकट्ठा हो गया वहां सड़ नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि केवल यही था, और भी दूसरी जगह था, लेकिन चूंकि हमने पहले यूरिया डाला था वो सड़ चुका था, वो ऐसी समस्या नहीं आई। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इकट्ठा था, ये पूरा सड़ नहीं पाया है। तो आप इस समस्या से बच सकते हैं, इससे घबराना नहीं है। आप किसी भी और चीज का प्रयोग मत कीजिए। समस्या क्या है, क्योंकि ये सड़ नहीं पाया है। तो समाधान क्या है, समाधान है इसको सड़ाना। सड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के लिए हमें क्या डालनी पड़ेगी, यूरिया डालनी पड़ेगी। तो आप अगर ये उपाय कर लेते हैं, और इसमें नाइट्रोजन चूंकि बहुत कमी आ रही है तो नाइट्रोजन के लिए आप स्प्रे कर दीजिए, कुछ तो यूरिया से मिल जाएगी। और यूरिया डालने के बाद अगर वो रिकवर नहीं हो पा रहा है तब आप इसमें 2% यूरिया का स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। भविष्य के लिए आप ध्यान रखिए कि ये समस्या ना आए, ताकि आपकी फसल अच्छी रहे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।